हे आर्नोल्ड, नहा रहे हो? सोचो अगर एक लहर तुम्हें बाथरूम में नहीं बल्कि एक समुद्र में घेर ले। ब्लैक सी भी दरअसल एक बड़ा सा बाथटब है जिसका साइज 340,000 क्यूबिक माइल्स का है। ये भरने के लिए 243 मिलियन ईयर्स लेगा। जब टेक्टोनिक प्लेट्स अचानक से हिलती हैं तो उससे वेव्स बनती हैं। सी बेड्स काफी मीटर बढ़ जाते हैं जिससे खतरनाक सुनामी वेव्स बन जाती हैं। हम इस समय पोर्चुगल में हैं। दुनिया की सबसे ऊंची वेव्स यहीं बनती हैं। ये एक चीते की तरह है पर वेव्स की दुनिया में, क्योंकि इसकी स्पीड 60 माइल पर आवर तक पहुंच चुकी है। एक हवाईयन सर्फर को यहाँ 79 फीट की वेव मिली थी। इसके लिए उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। क्या आपने कभी किलर वेव के बारे में सुना है? ये सिंगल वेव्स 80 से 100 फीट ऊंची होती हैं, जो कि शिप से भी दिखाई नहीं देती। वो अचानक से चुपके से आ जाती हैं, इसलिए शिप के क्रू को बचाने का बहुत ही कम समय होता है। किलर वेव सिर्फ एक ही हिट में शिप को डुबो सकती हैं। यहाँ तक कि कॉनर मैकग्रेगर को भी ऐसी हार से जलन होती है। सबसे लंबी वेव्स 1958 में अलास्का की लिटिया बे में रिकॉर्ड हुई थी। वेव 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंची थी और बे के आसपास के पहाड़ों को कवर कर गई, जिसकी वजह से सी लेवल से 1700 फीट की ऊंचाई के खेत भी खराब हो गए। और ये 5.5 स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है। किनारों पर प्रकृति खुद सुनामी आने की चेतावनी देती है। जानवरों को खतरा महसूस होने लगता है और वो जल्दी भागने लगते हैं या अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। पक्षी झुंड बनाकर दूर उड़ जाते हैं। अगर आप जमीन पर हैं तो कार में बैठो, बाइक पर भागो। कुछ ना हो पाए तो कम से कम किंग कॉन्ग से लिफ्ट मांग लो। आपको सलाह है कि सी लेवल से 120 फीट ऊंचाई पर चले जाओ। आर्नोल्ड, बेहतर होगा कि तुम तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर चले जाओ। स्काई स्क्रैपर की हाइट 102 फ्लोर्स या 922 फीट है। एलिवेटर 700 फीट पर मिनट की स्पीड से ऊपर जाती है, तो तुम्हारे पास पक्का समय है। ओह खैर, ये भी मुमकिन है। पानी के अंदर चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम्हारा दम घुट जाएगा। किसी भी तरह से अपने आप को होश में रखो। शांत हो जाओ। तुम ओशन के बीच में हो, जहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में एक भी आदमी नहीं है। रो मत, मैं जीवित रहने में तुम्हारी मदद करूंगा। बेवकूफ, बस ध्यान से सुनो और मैं जो भी तुम्हें बता रहा हूँ उसे याद रखना। सबसे पहले पीने के साफ पानी को ढूंढने की जरूरत है। सबसे आसान तरीका है राफ्ट पर इकट्ठा हुई ओस की बूंदों को चाटना। यह नहीं आर्नी, ये बर्ड शिट है। वैसे लंबे समय तक जीने के लिए ऐसी ओस की बूंदें बहुत कम हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किसी तरह का टैंक ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल तरीका है, पर बारिश होने से पहले तुम मर सकते हो। तो चलो तीसरे मेथड पर चलते हैं, और सबसे मुश्किल वाला। आर्नोल्ड इस काम को पूरा करने के लिए काफी बेवकूफ है, पर आप प्यारी ऑडियंस सुनो। 2 कंटेनर, एक बैग और एक वेट के साथ आप एक वाटर डिस्टिलर बना सकते हैं। नमकीन समुद्र के पानी को बड़े कंटेनर में डालें और यह भाप बनकर उड़ जाएगा। ये बैग के सेंटर में इकट्ठा होगा और छोटे कंटेनर में टपकेगा, और वॉयला, तुम्हारा ताजा डिस्टिल्ड पीने का पानी तैयार है। आर्नी, ये फिशिंग करने का समय है। जो भी पकड़ें वो सब कुछ खाएं जो तुम्हें जहरीला नहीं लगता। आप एल्गी, प्लैंकटन, जेलीफिश और छोटी मछलियों को सिर्फ एक साधारण टी-शर्ट से भी पकड़ सकते हैं। हाँ, इसका स्वाद शिट की तरह है। आर्नी, पर तुम ये शिकायत करने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक समुद्र देखने की सलाह नहीं देता। सूरज की किरणें इसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों को जला देंगी। तुम और ज्यादा दुनिया को नहीं देख पाओगे, पर दुनिया फिर भी तुम्हें देखेगी। शायद दूसरी स्थिति बेहतर होगी। आर्नी, तुम्हें यूवी रेज से अपने आप को बचाने के लिए राफ्ट पर कैनोपी बनानी चाहिए। खुले समुद्र में थर्मल शॉक मिलना डेथ की गारंटी है, पर हालांकि सूरज के तुम्हें डराने से काफी पहले तूफान आ रहा है। राफ्ट को डूबने से बचाने के लिए सभी भारी चीजों को बीच में रखें और दया के लिए पोसाइडन से प्रार्थना करें। बधाई हो, तुम तूफान से बच गए, पर अभी भी वहाँ जमीन ढूंढने की समस्या बनी हुई है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया आर्नी, तुम पूरी दुनिया के आर्नोल्ड, उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जरूर तुम जानते होगे कि मैं तुम्हारे सोशल फोबिया से लड़ने में तुम्हारा साथी हूँ, तो मैंने तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें लोगों से दूर ले जाने की सोची थी। साफ साफ बोलूं तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर।
इस पहाड़ का दूसरा नाम चोमुलुंगमा है और वो इस प्लेनेट अर्थ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। वैसे बस बता रहा हूँ, पर तुम्हें मुझे $50,000 देने हैं। ये वहाँ तक जाने का एवरेज प्राइस है। वहाँ ऊंचाई पर गुजारा करने के लिए तुम्हें टॉप लेवल के सामान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बहुत कम ऑक्सीजन और ठंड होती है। नीचे जाओ जल्दी, कम से कम 1 किलोमीटर तो जाओ। जल्दी करो आर्नोल्ड, पर जितना धीरे हो सके उतना धीरे उतरना। वहाँ सामान्य ऑक्सीजन की सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन होती है। अपनी ताकत बचाने की कोशिश करना। हवा की कमी की वजह से दिमाग भी समय का अंदाजा सही नहीं लगा पाता। 3 घंटे में सिर्फ 5 मीटर उतरना मुझे तो काफी धीरे लग रहा है। किस्मत से ऊपर हवा भी 200 मीटर प्रति सेकंड तक पहुँच जाती है और उससे हमें मदद मिल सकती है। तुम बस 3 मिनट में 8 किलोमीटर उड़कर चले जाओगे, पर सावधान रहना, तुम्हारे रास्ते में चट्टानें आ सकती हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम कचरे में आकर गिर गए। एवरेस्ट के यात्री पहाड़ पर इतना कचरा छोड़ जाते हैं कि सरकार ने 1 किलोग्राम कचरा इकट्ठा करने पर $2 का इनाम रखा है। मुझे लगता है तुम मेरे $50,000 चुकाने की कोशिश कर रहे हो। आर्नोल्ड, इतनी तेजी से सांस लेने की कोशिश ना करो। -60 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारे लंग्स भी सूखने लग जाते हैं। पहाड़ों की खांसी इतनी खतरनाक होती है कि तुम्हारे रिब्स भी टूट सकते हैं। मुझे माफ करना आर्नोल्ड, पर क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट से लाशों को नहीं हटा सकते। ये नामुमकिन है। इसकी बजाय वो लाशों का इस्तेमाल माउंटेन पीक की ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। खैर आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हें कुछ जरूरी काम करने को तो मिला। मुझे लगता है तुम यहाँ आकर बहुत खुश हो दोस्त, खासकर जब तुम एक जमा देने वाली ठंडी जगह से आए हो। पर मुझे लगता है कि तुम इसके कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हो। हेलो आर्नोल्ड, तुम्हें ऑक्सीजन की कमी की वजह से भ्रम दिखाई देने लगे हैं और कोई तुम्हें कैंप फायर तक ले आया। मुझे खुशी है कि तुम उठ गए, पर हमें अभी भी 6 किलोमीटर और चलना है। बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास घर जाने जितनी ताकत बची है। पर रुको आर्नोल्ड, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मार्को सिफ्रेडी का कमाल दोहरा सकते हो। 2001 में वो माउंट एवरेस्ट से स्नोबोर्ड पर उतरे थे। मुझे तुम पर विश्वास है आर्नोल्ड। बहुत सारी टूटी हड्डियां और फ्रॉस्ट बाइट की आखिरी स्टेजेस, पर हम नीचे पहुंच गए आर्नोल्ड। मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो मेरे साथ चिल्लाओ, हुर्रे! अब तुम कहां रहने वाले हो? ऐसा लगता है जंगल में। खैर मुझे चिंता भी नहीं है। तुम्हें शायद पहले से ही पता होगा, गर्म रहने के लिए तुम्हें शर्ट के अंदर लीव स्टफ करनी होंगी और पीने के पानी को छानना। और नहीं, कुछ मत खाओ बेवकूफ। इसलिए अभी तक तुम बहुत दूर नहीं गए हो। चारों ओर बहुत ध्यान से सुनो। ट्रैक्टर का शोर 3-4 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। एक कुत्ते का भौंकना 2-3 किलोमीटर दूर से। 10 किलोमीटर दूर से एक ट्रेन जा रही है और BTS के गाने। खैर तुम उन्हें हमेशा सुन सकते हो। वो क्या है आर्नोल्ड? ओह जरा देखो, एक छोटा बच्चा, वो खो गया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आखिरकार स्लो लॉरिसेस ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। उसे पालने की कोशिश भी मत करना आर्नी। लॉरिसेस अपने एल्बो जॉइंट्स लीक करते हैं, जो कि डेडली वेनम कहलाते हैं, इसलिए उनके काटने से तुम मर सकते हो। तुम्हें एनिमल पाथ को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हें बहता पानी मिल जाए, कोई झरना या नदी। यहाँ से तुम मछली पकड़कर खाना खा सकते हो। अच्छा हाँ आर्नोल्ड, ऐसा करते हुए तुम पूरा दिन यहाँ नहीं रहोगे, और जैसा तुम देख सकते हो मैं ठीक था। जंगल में रात बिताना बहुत खतरनाक होता है। हे दोस्त, मुझे लगता है तुम्हें इस पेड़ में रात बितानी चाहिए। हाँ ये रिट्स नहीं है, लेकिन ये सच में सेफ है। सुबह होते ही तुम्हें क्लियरेंस की जरूरत है ताकि तुम रेस्क्यूअर्स को देख सको। जंगल में किसी पर्सन को ढूंढना एक बहुत ही खास ऑपरेशन है, जिसमें रेस्क्यूअर्स, वॉलेंटियर्स और मिलिट्री भी शामिल है। इलाकों को पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक में घास को बिछाया गया है। एक केस ऐसा भी था जिसमें कोई खो गया था। उसने ये जाने बिना खुद को ही ढूंढा। ये आदमी जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहा, किसी को नहीं बताया और उसकी तलाश करने वालों के साथ मिल गया। अगर तुम आग लगाते हो तो तुम्हें ऊपर से भी देखा जा सकता है। इसे सच में स्मोकी बनाने के लिए इस पर ताजे पत्ते फेंकना सबसे अच्छा है। अरे नहीं आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, ये मत कहना कि तुम इस लेक से पानी पीने वाले हो। पर चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर लीफ तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस जाते हैं तो उनको तुम्हें नुकसान पहुंचाने का समय नहीं मिलेगा। वो तुरंत तुम्हारे पेट में घुल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर एक से ज्यादा लीच है दोस्त। तुम एक सोशल प्रोग्राम का चेहरा बन चुके हो।
लीच के लिए अफोर्डेबल घर। इस दुनिया में 500 से ज्यादा प्रकार की लीचेस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 से ही इंसान का फायदा होता है। 335 लीचेस को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं तुम्हारा सारा खून चूसने के लिए, और तुम पर आर्नोल्ड 1000 लीचेस हैं। एक सेकंड मायने रखता है। अब लीची से पीछे छुड़वाने के लिए तुम्हें सॉल्ट वाटर पीना होगा। माफ करना आर्नी, मेरे पास कोई और बोतल नहीं थी। उस लेक से पानी पीने का आइडिया बहुत बुरा था आर्नोल्ड। यहाँ तक कि लीच भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। इसके न्यूरॉन्स का इस्तेमाल लीच्यूलेटर नामक बायोलॉजिकल कंप्यूटर में होता है। वो प्राइम नंबर ऐड कर सकता है और तुम नहीं। लेकिन खुशी मनाने की इतनी जल्दी मत दिखाओ आर्नोल्ड। लगता है तुमने किसी तरह से इन खतरनाक छोटे ड्यूड्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम हिलो मत दोस्त। आर्नोल्ड, बीज को तुम्हें काटने दो। बीज का जहर अच्छा होता है। उसमें काफी फायदेमंद सब्सटेंस होते हैं जो कि जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे केस में तुम बीज के काटने से नहीं, हीट स्ट्रोक से ही मर जाओगे। बीज से ढके रहने पर तुम्हारे शरीर का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आर्नोल्ड, तुमने बढ़िया किया। वैसे मोबाइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी को डिसेबल कर सकती हैं। बीज एक बहुत सारे सेंसर्स वाले नेविगेशन सिस्टम की तरह है, बिल्कुल एक छोटे एरोप्लेन जैसे। बिल्कुल। फिर जब उड़ रहे हों, जैसे कि बड़े प्लेन्स में होता है, मोबाइल फोन बंद रहने चाहिए। वैसे अगर तुम मोबाइल फोन को 900 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करते हुए बीज के छत्ते में डाल दो, फिर सारी बीज वहां से 10 मिनट में भाग जाएंगी और कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी। और लीचेस वर्सेस बीज की लड़ाई में विजेता है कोई नहीं। तुम्हारे सामने टॉक्सोरिनकाइटस है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉस्किटो। उसके पंख 12 सेंटीमीटर के हैं। डरो मत बुद्धू, उसे तुम्हारा खून नहीं चाहिए। ये फ्लावर के नेक्टर खाते हैं। ध्यान से, यहाँ चींटियां हैं। और ये क्या है? आपको पता है कि मॉस्किटो की थूक में एंजाइम्स होते हैं जो किसी को भी बेहोश कर देते हैं और फिर उसका खून पी लेते हैं। लेकिन फीमेल्स को खून अपने लिए नहीं चाहिए होता, वो उसे अपने बच्चों को खिलाती हैं। और हाँ, सिर्फ फीमेल ही खून पीती हैं और मेल फ्लावर पॉलन खाते हैं। सांस ना लेना ही ठीक रहेगा। भूखी फीमेल को 20 मीटर दूर से ही CO2 की स्मेल आ जाती है और मेंथॉल गम काम नहीं आएगी। वो तुम्हें तुम्हारी बॉडी की हीट से भी ढूंढ लेंगे। लेकिन 1000 मॉस्किटो मिलकर भी तुम्हारा सारा खून नहीं पी सकती। इसके लिए मिलियन या 100,000 भूखे इंसेक्ट की जरूरत है। ओह नहीं आर्नोल्ड, तुमने बुलेट आंट कॉलोनी को परेशान किया। जब वो काटती हैं, स्किन जल जाती है। बिल्कुल ऐसा दर्द होता है जैसे असली की आग हो। खून में नैरोटॉक्सिन पनेराटॉक्सिन आ जाता है जो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, लिम्स को पैरालाइज करता है और मसल्स में दर्द भी होता है जो 36 घंटों तक रहता है। 1000 आंट्स के काटने के बाद आपके अंदर इतना सारा नैरोटॉक्सिन आ जाएगा कि आपको कमजोरी महसूस होगी और सांस लेने में परेशानी होगी, लेकिन आप जिंदा रह पाओगे। साउथ अमेरिका के ट्राइब्स में इस तरीके से एक लड़का एक आदमी बन गया था। अब तुम असली मर्द हो आर्नोल्ड। तुम्हें वीडियो पर लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब मिलना चाहिए। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि मॉस्किटो बीमार जानवरों की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, ज़ीको। इनकी वजह से हर साल मिलियन डेथ्स होती हैं। तो एक मॉस्किटो भी आपको मार सकता है। उन्हें सबसे खतरनाक इंसेक्ट का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला। हे आर्नी, तो तुम अभी बिजी नहीं हो। चलो फिर एक मशहूर गेम खेलें जिसे सब जानते हैं, द फ्लोर इज लावा। लेकिन यहाँ ये असली लावा है। बढ़िया है ना? तो ऐसे एक बच्चों वाली साधारण गेम आपदा ला सकती है। फ्लोर को टच मत करना आर्नी। लावा का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तुम्हें आसपास जो भी चीज दिखे उसका इस्तेमाल करके इधर उधर जा सकते हो, लेकिन याद रखना कुर्सी सिर्फ 3 सेकंड में जल जाएगी, तुम्हारा बेड 5 सेकंड में गायब हो जाएगा और तुम्हारा टीवी सिंगल टीवी कमर्शियल से भी ज्यादा जल्दी पिघल जाएगा। चलो ऊपर छत पर। हे, गिरना मत। अगर तुम लावा में गिर गए तो तुम्हें भयंकर जलन होगी जो तुम्हारे नर्व एंडिंग को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और तुम्हारे चमड़े को अंदर से जलाकर राख कर देगा।
लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ये महसूस करने का समय नहीं होगा कि लावा तुम्हारी हड्डी तक को कैसे जला देता है। अरे नहीं, तुम बेवकूफ हो। लोहा हमेशा ज्यादा जल्दी गर्म होता है। अरे बेवकूफ। लेकिन आराम से, भले ही तुम गिरो, तुम डूबोगे नहीं। लावा उतना लिक्विड नहीं है जितना लगता है, बल्कि इसकी डेंसिटी कंक्रीट से भी ज्यादा है। जहां तक लावा पर चलने की बात है, तो तुम्हें बस खास एस्बेस्टस जूतों की जरूरत होगी, जैसे जियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये गर्म हो रहा है। इस टेम्परेचर पर ओशंस का सारा पानी उबल जाएगा और मछली के सूप के एक बड़े पॉट में बदल जाएगा। ये दुनिया की आखिरी मछली को बचाने का समय है। लेकिन असल में सबसे बुरी चीज गर्म लावा नहीं है, बल्कि तब क्या होगा जब ये ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है, लावा स्टीम और गैस के एसिड क्लाउड बनाता है और उनमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी पूरी दुनिया हवाई आइलैंड में बदल जाएगी। पिरानाज। वहाँ लगभग 50 अलग तरह के पिरानाज हैं। उनमें से कुछ ही खाते हैं जिंदा जीवों का मांस। बाकी सारे या तो शाकाहारी हैं या सिर्फ कैरियन खाते हैं। आर्नी, गेस करो तुम कौन से पिराना से मिलने वाले हो। मेरे होशियार बच्चे, तुम सही हो। आर्नी का सौभाग्य और हमारे व्यूअर्स के लिए निराशा की बात है कि साइंस में एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें पिरानाज ने किसी इंसान पर हमला किया हो। तो फिर हम ही एक ऐसा केस बना देते हैं। आर्नी, कूद जाओ। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्हें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और ऊपर से वे आपसे डरते हैं। पिरानाज में गुस्सा बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली है गर्मी। गर्मी बढ़ा दो प्लीज। शुक्रिया। यह नर किसी को भी पागल कर देगा। सूखा पड़ने पर नदी में पानी का लेवल कम हो जाता है और खाना ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे दूसरी वजह बनती है भूख। भूखे पिरानाज उनके बीमार और कमजोर साथियों तक को भी खाने को तैयार हो जाते हैं। तो तुम कैसे बचोगे आर्नी? तीसरी बात जो उनके गुस्से का हिस्सा बनती है, अपने अंडों की रक्षा करना। मॉम और डैड को बिल्कुल पसंद नहीं कि जब उनके बच्चे परेशान होते हैं। भूख बढ़ाने के लिए एक छोटा सा खूनी बाइट और आप और आर्नी तैयार हैं पिराना से मिलने के लिए। उनके जबड़ों की बनावट उनके शिकार के मांस के बड़े हिस्सों को चीरने में उनकी मदद करती है। तेज नुकीले दांत 4 से 5 मिलीमीटर लंबे, अंतड़ियों और छोटी से छोटी हड्डियां भी चबा सकते हैं। आर्नी, तुम अपनी उंगलियां भूल सकते हो। कुछ ही मिनटों में आपको मिलेगा एक साफ स्केलेटन। पिरानास की सबसे बड़ी मछलियों में से एक मछली 1 किलोग्राम तक की हो सकती है। लेकिन जबड़े कितने बड़े हों ताकि वो आर्नोल्ड के साथ उसकी सारी हड्डियां भी खा सकें। चलो पिरानास के दांतों को 6 गुना बड़ा कर देते हैं। ऐसे दांत हड्डियों को छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से काट सकते हैं। पिरानास नदियों के सफाई कर्मी होते हैं आर्नी। वे अमेज़न के पानी के नीचे कुछ भी सड़ने के लिए नहीं छोड़ते। खैर, बालों को छोड़कर मछलियों को भी लगता है कि तुम्हारे बाल अजीब हैं आर्नी। हे भगवान, ये तो खतरनाक डायनासोर है। ओह आर्नोल्ड, तुमने मुझे डरा दिया। तो तुम पैलियो हिस्ट्री म्यूजियम घूमने आए हो। ये कितना कूल है। नरूटो का ओरोचिमारू भी यहाँ है। मैंने सुना है कि उसे लोगों को जिंदा करने के सीक्रेट्स पता हैं और वो मरी हुई चीजों को जिंदा कर सकता है। ये क्या? नहीं, वो ये डायनासोर्स पर इस्तेमाल कर रहा है। भागो बेवकूफ लोगों। डायनासोर्स बहुत खतरनाक होते हैं, फिर चाहे वो हर्बीवोरस हों, कार्निवोरस हों या ये वाले रेडिकल डायनासोर्स हों। ये बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और आप भी होंगे अगर आपने 66 मिलियन ईयर से कुछ खाया ना हो। अब वो ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि उनकी अगली जनरेशंस के साथ इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ। दुनिया के सभी लीडर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया है। डायनासोर्स के बर्ताव के बारे में काफी कम जानकारी है और लगता है उन्होंने जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन सोचा है वो है एक पागल टर्की स्पेशलिस्ट हायर करना। ये हमला! डायनासोर्स ने अर्थ पर 160 मिलियन ईयर्स तक राज किया, पर मेटेरॉइड के गिरने से इवोल्यूशन पूरी तरह बदल गया और हमारे पूर्वज मैमल्स का विकास हो पाया। अब सबसे ताकतवर ही बचेगा। पर अब आखिर में क्या हो रहा है? रुको, शायद मैं समझ गया। पिछले 66 मिलियन ईयर्स में अर्थ का क्लाइमेट काफी ठंडा हो गया है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बदल गई है। ऐसा लगता है कि डायनासोर्स यहाँ और नहीं रह सकते और वो फिर से एक बार मरने वाले हैं।
क्या करें? थ्योरी के हिसाब से हम जुरासिक पार्क बना सकते हैं। हम उन्हें खिलाएंगे और आर्टिफिशियली क्लाइमेट को बनाए रखेंगे और दुनिया भर से यहाँ टूरिस्ट के आने से बहुत फायदा होगा और यहाँ से एग्स और मैन्योर की सबसे ज्यादा सप्लाई होगी, मतलब डायनासोर पूप। पर फिर से एक आम डायनासोर एक दिन में कई टन घास खा जाता है या 100 किलोग्राम से भी ज्यादा मीट। ऐसा हुआ तो डायनासोर पार्क की सारी घास खा जाएंगे और फिर शायद एक दूसरे को भी खाना शुरू कर दें जब तक वो दोबारा ना मर जाएं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, डायनासोर्स हमारे वक्त में नहीं जी सकते। क्या तुम सच में उन्हें बचाना चाहते हो आर्नी? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डायनासोर को उनके समय में उनकी असली दुनिया में वापस भेजना। गुड बाय करने का वक्त आ गया है आर्नी। कम से कम वो वहाँ अच्छे से रहेंगे। एक बार फिर से टीवी देखते हुए शाम कट रही है तो हमारे पास यहाँ क्या है? एलॉन मस्क ने अंतरिक्ष में नया रॉकेट लॉन्च किया है और अंतरिक्ष ने एलॉन मस्क पर एक मेटेओर लॉन्च किया है। आर्नोल्ड, शांत हो जाओ। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मेटेओर क्या होता है। मेटेओर कॉस्मिक ओरिजिन की एक बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है। उसका वजन कुछ ग्राम से लेकर हजारों टनों तक हो सकता है। और डरो मत, इतिहास में मेटेओर स्ट्राइक आज तक सिर्फ एक ही इंसान से टकराया है, 1954 में, और वो भी बस किसी के पैर पर लगा था। ऐसा लगता है कोई हमारी प्लेनेट को बचाने में मदद कर रहा है और वो जोश से भरा हुआ है। ऐसा लगता है ये आज तक का सबसे छोटा एपिसोड होगा और अंत अच्छा होगा। नहीं, कोई बात नहीं, वही पुराना घिसा पिटा। ऐसा लगता है धरती फिर से तबाह होने वाली है, या शायद यहाँ एक और रक्षक है। क्या वो आर्नोल्ड होगा? बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे लिए एक आउटफिट चुनते हैं। ये तो नहीं, ये तो पक्का ही नहीं। ये नहीं, ये वाली। तुम्हें इसी की जरूरत थी। हालांकि हम भी प्रोजेक्ट डार्ट की तरह स्पेसएक्स से कॉपी कर सकते हैं। ये तो पक्का है कि 2022 में 500 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट डिडिमास नाम के एस्ट्रॉयड पर 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकराने वाला है। ऑटो पायलट अभी तक नहीं लगाया गया है, तो तुम्हें ये खुद उड़ाकर हीरो बनना होगा। ओह वाह आर्नोल्ड, तुम बच गए, बाकी सभी छोटे छोटे जीवों की तरह। लेकिन अब पानी को लेकर छोटी सी दिक्कत है। जब 100 किलोमीटर के डायमीटर का मेटेओर धरती से टकराया तो उसकी शॉक वेव ने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में लगभग सभी क्रिएचर्स खत्म कर दिए। काफी मात्रा में सल्फर भी रिलीज हुआ और तबाही के बाद धूल और राख ऊपर हवा में मिल गए, जिसके कारण सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पा रही हैं। तुम्हें भूख लगी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपना अंतरिक्ष वाला खाना रॉकेट में रखा हुआ है। वहाँ कोई खाना नहीं है। ये तो बुरा हुआ क्योंकि धरती पर जरा भी खाना नहीं बचा है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम स्पेस सूट में हो क्योंकि बाहर -50 डिग्री है और तुम यहाँ बहुत देर तक चलना नहीं चाहोगे। देखकर मैं बताना भूल गया कि कॉकरोचेस भी बच गए हैं और उन्होंने थोड़ा रूप बदल लिया है। तुम्हें भागना चाहिए जब तक हो सके तब तक। आर्नोल्ड, तुम खुद को ऐसी स्थिति में कैसे ले आए? आर्नोल्ड, कांग्रेचुलेशन, तुम अब बहुत बड़ी जंग में हो। सारी इंसानों की जंगों को मिलाकर भी उससे कहीं गुना बड़े स्केल की जंग पर 10 क्वाड्रिलियन चींटियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। क्या तुमने पहले कभी भी इतने नंबर्स देखे हैं? और तुमने कौन से नंबर्स देखे हैं? ओह, यहाँ देखो, चींटियां जंग के लिए तैयारी कर रही हैं। अगर चींटियां इंसान के साइज की हो जाएं, तो इंसानियत को एक मौका भी नहीं मिलेगा। आखिरकार एक आम चींटी भी एक 16 स्टोरी बिल्डिंग को उठाने के और उसे अपनी पीठ पर लेकर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भागने के काबिल होगी। और ये आ गए मेहमान।
भागो शायद से आर्नोल्ड। ओह आर्नोल्ड, स्पेस में कोऑर्डिनेशन बनाना तुम इसमें कभी भी माहिर नहीं रहे हो। वैसे देखो, तुमने उन्हें एक सर्कल में घुमा दिया और लीडर को उनके अपने फेरोमोन ट्रेल में पॉइंट किया। अगर ये चींटियों के साथ हुआ होता तो एक मौत के जाल में फंस जाती। लगातार अपनी स्मेल को फॉलो करते हुए तुमने एक चींटियों का चक्कर बनाया है। लीडर अब इस ट्रूप को तब तक लीड करेगा जब तक वो सब थक कर मर नहीं जाती। तुम इन सब के लिए एक हीरो हो आर्नोल्ड। ये तुम्हें चींटियों की रानी से मिलवाना चाहते हैं, पर ये क्या है? ओह, तुम्हें पावर के लिए लड़ना होगा। कभी कभी शायद दूसरी रानी एंट हिल पर आ जाए, जिसकी वजह से दोनों रानियों के बीच एक जंग हो जाए। ये चुनने के लिए कि कौन एंट हिल पर राज करेगा। जंग के बाद चींटियां ये बताएंगी कि उन्हें कौन सी रानी ज्यादा पसंद है। ट्रू डेमोक्रेसी। और फिर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को खत्म कर देगी। मैं डेमोक्रेसी के बारे में अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, ध्यान से। आर्नोल्ड, तुम सच में लकी हो। अचानक से शासन बदलने पर भी तुम सरवाइव कर पाए। पर ये क्या है? तुम लाशों की बदबू से भरे पड़े हो और अब चींटियां तुम्हें भी मरा हुआ समझ रही हैं, इसलिए ये तुम्हें जिंदा ही दफनाने वाली हैं। आर्नोल्ड एक किसी काम ना आने वाला शमक था। उसकी आत्मा को शांति मिले। ऐसा लगता है तुम उड़कर सीधे बर्मुडा ट्रायंगल आ गए हो। अफवाहों के मुताबिक यहाँ अक्सर प्लेन्स और शिप्स गायब होते हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे जेट विंग्स और कपड़े कहाँ गए? ऐसा लगता है अफवाहें सच थी और तुम भी गायब होने वाले थे। बर्मुडा ट्रायंगल में हो रही अजीब चीजों को साइंस नहीं समझती। हालांकि कुछ नॉन साइंटिफिक कहानियां हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ जो भी गायब होते हैं वो दूसरी मिलती जुलती दुनिया में चले जाते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग है। तुम इस कुत्ते को भी अजीब दिख रहे हो। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम्हारा घर भी काफी बदला हुआ है। मैं तुम्हें वहाँ सावधान रहने की सलाह देता हूँ। आर्नोल्ड से मिलो। ये है आर्नोल्ड, हालांकि दूसरी दुनिया वाला। वो तुमसे ज्यादा कामयाब है और स्टाइलिश मूछें भी हैं, और लगता है कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक और कहानी के अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस का एक पुराना शहर है। पूछना भी मत, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुराने अटलांटिस के लोगों को इन प्लेन्स और शिप्स की क्या जरूरत थी। लेकिन पुराने रीति रिवाज कठोर हैं। तुम्हारे जैसे को तो वो तुरंत गुलाम बना लेंगे, और अगर तुमसे वो नहीं संभला तो तुम्हें स्टीम बोट के फ्यूल में बदल देंगे। सावधान आर्नोल्ड, नए जहाज आ रहे हैं। एक और थ्योरी है, बर्मुडा ट्रायंगल में जो भी कुछ हो रहा है वो एलियंस की वजह से होता है, और शायद वो व्हीकल्स को इंसानों की टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए ले जाते हैं या अपने म्यूजियम में रखने के लिए। जरा देखो तो उनके म्यूजियम में कितना सामान है। क्योंकि एलियंस को धरती के जीवों के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो तुम्हें मशरूम के साथ रखा जाएगा। आर्नोल्ड, बुरा मत मानो, ये तुम्हारे हेयर कट की वजह से भी हो सकता है। तुम्हें ज्यादा देर के लिए बोर नहीं होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एलियंस अलग अलग कामों के लिए लोगों को उठाते हैं। तुम्हें प्रेग्नेंट होकर एलियंस के बच्चों को संभालना होगा। माफ करना आर्नोल्ड, लेकिन एलियंस को जेंडर के बारे में भी नहीं पता। ये बोइंग 767 दुनिया की सबसे खतरनाक एयरलाइन मानी जाती है। 2003 में कंपनी की स्थापना के ठीक बाद लैंडिंग के दौरान इसका एक प्लेन रनवे से उतर गया था। यात्रियों को कई चोट आई, पर सौभाग्य से सभी बच गए। फिर दोबारा कुछ समय बाद लैंडिंग से आधे घंटे पहले इसका एक प्लेन रडार से गायब हो गया। 2 दिन की खोज के बाद पता चला कि वो पहाड़ से टकरा गया और बोर्ड पर सवार 104 लोगों में से सिर्फ माइक्रोब्स बचे थे। प्लेन का पहला नियम, हमेशा खुद को बकल अप करें। एयर डेंसिटी लगातार बदल रही है। कल्पना कीजिए, गर्मी का मौसम है, आप एक मैदान के ऊपर से उड़ रहे हैं और प्लेन में गर्म हवा चल रही है। फिर अचानक मैदान खत्म हो जाता है और आप एक ठंडी झील के ऊपर आने लगते हैं। गर्म हवा अचानक प्लेन को प्रभावित करना बंद कर देती है और आप जाने लगते हैं। टर्बुलेंस प्लेन को हिला देगी और इसे 3 मीटर नीचे गिरा सकती है, और ये सब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो रहा है। अगर आपने 2G लोड के दौरान बेल्ट नहीं बांधी हुई तो आप बस गए। आपकी सीट या प्लेन के साथ होने वाली हर एक टक्कर आपकी पसलियां तोड़ देगी, बाजुओं को मोड़ देगी, आपकी खोपड़ी तोड़ देगी।
होली शिट, रेयरफाइड गैस जो इंजन से बाहर निकलती है, बिजली को जमीन पर किसी भी चीज की तुलना में अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बड़े प्लेन अक्सर खुद बिजली बनाते हैं। तेल से सैकड़ों हजारों एम्प्स का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बादलों में और नोज से जमीन पर फैलता है। बिजली विंडशील्ड को तोड़ सकती है और बोर्ड पर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल कर सकती है। पकड़े रहो आर्नोल्ड, लैंडिंग आपकी आंटी के गधे के खूंटे से भी ज्यादा खतरनाक होगी। हे भगवान आर्नोल्ड, लगता है तुम मुझसे आखिरी बार मिलोगे अपने फ्यूनरल पर।